चलिए मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र। हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, जैसे मेरा खाना कैसे कैसे पचता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम वर्ड दिमाग में रखिए। इस सिस्टम में इस सिंगल काम नहीं करता है, इसके ऐसा काम है जिसमें बहुत सारा चीज इसको इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखिए। अरे डाइजेस्टिव है ना, जो मेरा पाचन होता है, जो मेरा कोई भी चीज खाना जब मेरा डाइजेस्ट होता है उसका सिस्टम के बारे में मुझे पढ़ना है। चलिए, हम माउथ से सबसे पहले ओरली आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, देखिए माउथ से मेरा खाना क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स का ओनली डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में होता है। ठीक है, वो भी 30% होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अभी हम माउथ के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए माउथ मेरा यहाँ होता है। ठीक है, और माउथ में मेरा 30% डाइजेशन होता है। कितना परसेंट डाइजेशन होता है, 30%। कहाँ, माउथ में, है ना। कोई भी चीज हम खाते हैं तो सब चीज का डाइजेशन मेरे माउथ में नहीं होता, इतना याद रखिएगा। केवल स्टार्च कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, वो भी कितना परसेंट, 30%। ठीक है, स्टार्च किस कंपाउंड में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जैसे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स के बारे में आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं जिसमें स्टार्च आता है। तो 30% डाइजेशन होता है मेरा माउथ में, किसका, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट्स का। समझ में आया। देखिए 30% डाइजेशन मेरा माउथ में होता है और रेस्ट जो है मेरा स्टोमक में होता है 70%। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो बोल सकते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन मेरा स्टोमक में होता है। ठीक है, 30% माउथ में, 70% स्टोमक में। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे मुंह के अंदर में हम देखते हैं कि मेरे पास दो जौ है ना। एक अपर जौ और एक लोअर जौ। अपर जौ को मैक्सिला बोलते हैं, लोअर जौ को मैंडिबुलर बोलते हैं, है कि नहीं है। दो होते हैं। आप खुद देखिए, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, बोलते हैं, तो ऊपर वाला जौ या नीचे वाला जौ मेरा फिक्स होता है। आप चेक करेंगे ना, पकड़िए, देखिए ऊपर वाला जो आपका मूवमेंट हो रहा है या नीचे वाला जो मूवमेंट हो रहा है, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला फिक्स होता है और नीचे वाला क्या होता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर या जितना भी मानव है इस सब के अंदर कितना बार दांत आते हैं, 2 बार। पूरे जीवन में 2 बार टीथ आते हैं, दांत आते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं मिल्क टीथ,
फर्स्ट को बोलते हैं मिल्क टीथ, जिसे हम टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं। ये टीथ हम लोग को बचपन में आती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 8 साल 6 साल 8 साल 10 साल का, तो धीरे धीरे मिल्क टीथ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और दूसरा जो टीथ आते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसको हम टेम्पोररी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसको परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा हमसे कोई कि मिल्क टीथ जो है ये कितने होते हैं, तो मेरे अंदर मिल्क टीथ 20 होते हैं, जो किस फॉर्मूला पे आधारित होता है, तो मेरे यहाँ 212/212 एक फॉर्मूला है जिस पे आधारित होता है कि मेरा जो मिल्क टीथ है, जो मेरा टेम्पोररी टीथ है, जो बचपन में आया था और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये डीजनरेट कर जाता है, और दूसरी बार मेरा पूरा लाइफ में दांत आते हैं, जिसे परमानेंट टीथ बोलते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2123 और 2123, ठीक है। ये है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, और ये है आपका टेम्पोररी टीथ का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरे माउथ में तो बोल दिए 30% डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में, लेकिन कौन करता है 30% डाइजेशन, कौन करता है, ठीक है। तो देखिए मेरे अंदर 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड है। क्या है, 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड। कितने होते हैं, 3 पेयर, 3 पेयर मेरे पास सलेवरी ग्लैंड होते हैं, है ना। कितना, 3, ठीक है। फर्स्ट पेरोटाइड जो मेरा यहाँ पे होता है पेरोटाइड ग्लैंड्स, और सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड होती है जो यहाँ से रिलीज करता है, और जो मेरा सेकेंड मोलर है ऊपर जाके ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए तो पेरोटाइड्स क्या बोल दिए हम, पेरोटाइड्स फर्स्ट लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ, ओके। अब देखिए सेकेंड क्या आता है, सेकेंड आता है सब मैंडिबुलर, थर्ड आता है सबलिंगुअल, 3 आपको बताया है कि नहीं है, क्या बताया कि मेरे पास 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड होते हैं, फर्स्ट पेरोटाइड, सेकेंड सबमैंडिबुलर, और थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। लेकिन और भी ग्लैंड पाए जाते हैं जी, हाँ। अभी जस्ट 2020 में एक नया स्लेवरी, एक 1 पेयर नया स्लेवरी ग्लैंड का डिस्कवर्ड हुआ है, जिसका नाम क्या है, मालूम है आपको, नहीं मालूम है, देखिए जिसका नाम है सेरोम्यूकस। क्या नाम है, सेरोम्यूकस। क्या नाम है, सेरोम्यूकस टुबराली, सेरोम्यूकस टुबराली ग्लैंड, सेरोम्यूकस टुबराली ग्लैंड जो अभी डिस्कवर्ड हुआ है, इस ग्लैंड का अभी डिस्कवर्ड हुआ है, कब, 2020 में, ठीक है। तो एक पेयर ये भी है, ये है आपका 1 पेयर, ये आपका 1 पेयर ग्लैंड है, जिसका डिस्कवर्ड
2020 में हुआ है, 2020 में हुआ है, जस्ट पिछले साल हुआ है, शायद कोरोना के टाइम में हुआ है ना। तो सेरोम्यूकस ट्यूबराली ग्लैंड्स है, ठीक है, ये 1 पेयर होते हैं, बाकी 3 पेयर जो पेरोटाइड्स ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल कहे तो कहाँ है, देखिए सबलिंगुअल आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे अपना मुंह खोलिए है ना, और बीच में जीभ होता है, जीभ को जस्ट ऊपर टर्न कीजिएगा तो 2 आपको दिखाई देंगे, क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। इस ग्लैंड में से क्या रिलीज होता है, तो इस ग्लैंड में से सिलेवरी ग्लैंड है, तो सिलेवरी सलीवा रिलीज होगा, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका सिलेवरी ग्लैंड है, तो क्या रिलीज होगा, सलीवा। सिलेवरी ग्लैंड में से क्या रिलीज हुआ, सलाइवा। इस सलाइवा में क्या पाया जाता है, तो एमाइलेस, एक एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है उस सलाइवा में, जिसके चलते क्या होता है, मेरा स्टार्च यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर एमाइलेज नहीं होगा तो क्या डाइजेशन हो पाएगा, जी नहीं, है ना। माउथ में नहीं होगा लेकिन स्टमक में होगा, ठीक है। तो माउथ में होने से काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो सिलेवरी ग्लैंड से सलीवा निकल रहा है, उस सलीवा में एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल में एमाइलेज सलीवा में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए आप तो जान गए कि मेरे अंदर सिलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में हम लार बोलते हैं, इंग्लिश में सलीवा बोलते हैं, जो सीक्रेट करता है सिलेवरी ग्लैंड सलीवा को, और इसके पास 3 पेयर ग्लैंड होते हैं सिलेवरी ग्लैंड, पेरोटाइड्स ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। लिंगुअल ग्लैंड के बारे में आपको बताया है कि लिंगुअल ग्लैंड आप जीभ के नीचे में 2 देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें जैसे आप जीभ खोलिएगा उसमें पानी फेंकेगा, यानी सलीवा फेंकेगा, ठीक है। अब देखिए एक और जस्ट अभी डिस्कवर्ड हुआ है, जिसे सेरोम्यूकस या ट्यूबियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा भी होते हैं ग्लैंड्स, कंफ्यूज है आप, है ना। देखिए इसके अलावा भी छोटे छोटे 100 होते हैं, कितना, 100, हाँ 100 होते हैं, यानी 100 ग्लैंड और होते हैं छोटे छोटे जो सिलेवरी ग्लैंड में आते हैं, पर इसका काउंट अभी नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, हमने सारा चीज यहाँ पे पढ़ लिए। अब बताएंगे कि मेरा टंग का वर्क क्या है। आप कहेंगे टेस्ट, यस टेस्ट तो है, लेकिन कोई और भी मेस्टिगेशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। सपोज दैट मेरा खाना इधर है और इधर से इधर ले जाना है, तो मैंने हाथ से तो ऐसे करके ले जाते नहीं है नहीं ना। तो इधर का खाना इधर या इधर का खाना इधर ले जाने के लिए मेरा जीभ हेल्प करता है, टोंग हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए तो ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए, करना है तो, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड में ये आपको हो गया। अगर आपसे पूछेंगे कि ग्लैंड क्या है, व्हाट इज ग्लैंड, तो क्या बताइएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। देखिए हम आपको बता रहे हैं ग्लैंड के लिए देखिए ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बाहर रिलीज करता है, स्पेशली जैसे हम अभी आपको हम बताए हैं, ये ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडो मींस अंदर, एक्सो मींस बाहर। ऐसा ऑर्गन होता है कोई चीज जहां से कोई भी चीज जब सीक्रेट करता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में इसके पास क्या होता है, टारगेट होता है, क्या होता है, टारगेट होता है। बट ये जो है डायरेक्टली
ब्लड में जाता है। बट इसके पास कोई टारगेट है? नो टारगेट, ठीक है। और ये ब्लड में जाते हैं? नहीं, ये ब्लड में नहीं जाते हैं, है ना। जैसे अभी आपको बताए हैं कि अभी सबलिंगुअल ग्लैंड आपको देखना है तो आपके सामने आईना लाइए और आईने में जीभ को ऊपर कीजिए और जैसे ऊपर के जो मसल्स ज्वाइंट होते हैं उसको दोनों के बगल में आपको उसमें ऐसे पानी फेंकेंगे, वही सलीवा है जो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड है वहां से डायरेक्टली आपको रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो ये ब्लड में कहाँ जा रहा है? आपको लग रहा है ब्लड में जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। इसका कोई टारगेट है क्या? कोई टारगेट नहीं है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के इसके पास में टारगेट होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं, ठीक है। तब ये इसका एक टारगेट होता है जहां हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसके बाद में और भी बहुत से पिनियल ग्लैंड हो गया, फिर बताइए 9 ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। तो मास्टर ऑफ ग्लैंड किसे कहते हैं? बताइए मास्टर ऑफ ग्लैंड किसे कहते हैं? देखिए एड्रिनल ग्लैंड भी है मेरे पास, है कि नहीं है, जो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? किडनी के ऊपर में होते हैं, है कि नहीं है। देखिए आप पिट्यूटरी जानते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं? जो मेरे चावल की तरह छोटे होते हैं, जो मेरे ब्रेन में अंदर होते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या रिलीज होते हैं? वहां से बहुत सारा हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे आप ऐसे अगर हम स्ट्रक्चर सिंपली बनाते हैं पिट्यूटरी का तो एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट हो जाता है। इधर हम एंटेरियर बोलते हैं और इधर हम पोस्टेरियर, ठीक है। एंटेरियर मीन्स आगे, पोस्टेरियर मीन्स पीछे। ये मेरा वाला पोर्शन क्या है? एंटेरियर पार्ट है और पीछे वाला पोर्शन मेरा पोस्टेरियर, पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है। एंटेरियर से एलेज हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। बट पोस्टेरियर से केवल 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन? तो एलएच नहीं, गलत है, एफएचएच, यस, एफएचएच और एलएच कहाँ से रिलीज होते हैं? एफएचएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, ये सब आपका एंटेरियर से रिलीज होते हैं। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन और एडीएच हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन बोलते हैं, और देखिए यहाँ पे एडीएच, ये हार्मोन आपको काम करते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन बोलते हैं, वो पोस्टीरियर से निकलता है। लेकिन एंटेरियर से एलएच, एफएचएच, ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन जो है जो आपको एंटेरियर से निकलते हैं, ठीक है। चलिए हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा ग्लैंड आया था, ग्लैंड के बारे में, इसलिए आपको हम यहाँ पे बता दिए थोड़ा सा, ठीक है, कि ग्लैंड क्या होते हैं, वो ब्लड में क्यों नहीं गए, वो बाहर क्यों निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ लिए। मेरे पास क्या होते हैं? माउथ होते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है। आखिर एपिग्लोटिस है क्या, है ना। देखिए एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जीभ के जस्ट अंदर में टॉप पे होते हैं वो, ठीक है। और एपिग्लोटिस एक ढक्कन का काम करता है। किसका? ढक्कन का, जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रखे हैं, है ना। ढक्कन का काम है। सपोज दैट एक कार्टिलेज का बना होता है ना। देखिए जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि ये मेरे पास क्या है? विंड पाइप है ना, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, और यहाँ वाला जो पाइप है ये फूड पाइप है। देखिए आप अपने हाथ से गर्दन को छुइए, यहाँ पे आपको लैरिंक्स मिलेगा जो कार्टिलेज का बना होता है। यही मेरा
वॉक्स, यहीं से मेरा वॉइस निकलता है ना, वॉइस बॉक्स है मेरा, ठीक है। यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, 9 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, 9 टाइप्स के मसल्स होते हैं ना। तो यहाँ पे कार्टिलेज और मसल्स होते हैं, ठीक है, जो बना होता है। और यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज होते हैं, बाहर हाफ सी शेप कार्टिलेज होते हैं और अंदर में मसल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि आपका खाना आगे से आता है या पीछे से, तब कंफ्यूज हो जाइएगा ना, क्योंकि 2 प्रकार के आपके पास पाइप है, एक ही साथ, एक आप टच कर रहे हैं, एक आप टच नहीं कर रहे हैं, जो इसके जस्ट अंदर में है, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि 2 आपके पास पाइप है, एक कोई को विंड पाइप बोल दिए, एक कोई को हम फूड पाइप बोल दिए। इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, और इसको हम बोल दिए फूड पाइप, ठीक है। देखिए मेरे पास 2 पाइप है, एक विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप, ठीक है। देखिए एक मेरे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, इपिग्लोटिस, क्या बोलेंगे, इपिग्लोटिस, ठीक है। ऐसे ढक्कन है, ठीक है। जब हम कोई भी चीज खाना खाते हैं तो उसको मेस्टिकेशन होता है, उसको चिबाते हैं हम अपनी जौ से, है ना। और चिबाने के बाद में कहाँ जाता है, चिबाने के बाद में सलीवा के साथ मिक्स होता है, और सलीवा जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, आसानी से अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर नहीं जाने के सिंपल से एग्जांपल आपको बता रहे हैं, कोई लेडीज या जेंट्स जो फेस्टिवल करता है, कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जो आपका 2 मंथ बोल रहे 2 से 3 डेज का होता है, जैसे छठ, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो 2 से 3 दिन के होते हैं। उसमें क्या होता है, लेडीज ना ही पानी पीती है और ना ही खाना खाती है ना, और जो जेंट्स होता है नहीं, वो भी नहीं खाना खाता है, नहीं पानी पीता है। जिसमें क्या होता है, इसका कर्ण काफ़ी सूख जाता है ना। सूखने से क्या है कि पहली बार जब कोई चीज़ खाता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमेशा मेरा मुंह में सलाइवा रिलीज हो रहा है और हमेशा उस गर्दन में जा रहा है ना। जो मेरा फूड पाइप है उसमें मूवमेंट को, सरफेस जो है सॉफ्टनेस बना रहा है ना, वो हमको खर खर नहीं लग रहा है। लेकिन अचानक से हम 2 दिन खाना 3 दिन छोड़ देंगे और खाएंगे तो गर्दन मेरा काफ़ी सूखा हुआ होता है और दर्द करता है, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा इपिग्लोटिस है, आपको समझना इपिग्लोटिस है। इपिग्लोटिस को समझने के लिए जैसे माउथ आप खोलते हैं, एनक में इतना बड़ा छोटा सा एक पीस निकला हुआ नजर आता है, झुलता हुआ नजर आता है, वही मेरा क्या है, इपिग्लोटिस है, ठीक है। तो देखिए ये इपिग्लोटिस है, जब हम खाना इनटेक करते हैं तो ये मेरा विंड पाइप है, ये मेरा फूड पाइप है, आपको नजर आ रहा होगा। तो आगे में क्या है, विंड पाइप है, जिसमें मेरा सांस जाता है, इंस्पायरेशन होता है, और एक्सपायरेशन होता है, जो मेरा सांस बाहर आता है, ठीक है ना। इपिग्लोटिस, अब देखिए इपिग्लोटिस क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटिस ऐसे आकर सांस वालों को बंद कर देता है। ये मेरे पास क्या है, खाना का पाइप है, आगे में क्या है, हवा का पाइप है। तो हम देख रहे हैं ना, कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो सांस वाला में चला जाएगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, है कि नहीं है। तो जिसके लिए ये जो इपिग्लोटिस इसको ढक देता है, कवर कर देता है, और खाना मेरा माउथ से डायरेक्टली कहाँ जाता है, उससे फिगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, तो हमको कोई नुकसान नहीं होता है। और जब खाना मेरा नहीं खाते होते रहते हैं, तब हम केवल सांस लेते हैं तो आगे वाला ओपन होता है, समझ में आया? अब देखें ये काम करना कब बंद कर देता है, ये नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, सीनेज पे, है ना। तो एक काम करना कब बंद कर देता है, सपोज डैट मुझे कहीं जाना होता है ना, कभी कभी आप बचपन में आपका स्कूल कभी गए होंगे, है ना, बस से, तो बस या आपका कोई बुला रहे होते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है, तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, अपना खाना खाते, ब्रेकफास्ट जल्दी काफ़ी स्पीड में करते हैं ना, उसका बात भी इधर सुनते हैं, फिर काम भी करते रहते हैं, बैग भी लगाते हैं, खाना भी खाते हैं, सब एक साथ करते हैं कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, मेरा दिमाग चारों तरफ होता है, तो सांस भी लेते हैं उस समय, खाना भी खाते थे। इपिग्लोटिस को पता नहीं होता है कि हमको खाना खाए या सांस वालों को बंद करे, ये सांस ले रहा है कि खाना खा रहा है ना। तो देखिए ऐसे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है इसको कि हमको बंद इसको करना है कि इसको करना है।
उस टाइम मुझे काफ़ी तेज से प्यास आती है ना, छींक आती है। तो आपको यही महसूस होगा कि उस टाइम खाना वाला तो कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी खुला हो जाता है, लेकिन जब खाना जाएगा तो सांस वाला में छोटा सा खाना के टुकड़ा जो है, पार्टिकल जो है वो मूवमेंट कर जाता है रिस्पायरेशन वाला में, और लगता है मेरा कि इतना बड़ा कोई चीज़ मेरा यहाँ फंस गया है। अगर आप राइस खा रहे होइएगा लंच टाइम, तो उस समय लगेगा कि इतनी से चावल दाना मेरा, इतना बड़ा चावल दाना मेरा यहाँ फंसा हुआ है, और अंदर में एक्साइटेशन होता है और गस की छींक होती है। अगर छींक काफ़ी ज़्यादा तेज होता है तो मेरा नाक से जो फूड पार्टिकल चावल है वो बाहर निकलता है, और नहीं तो मेरा मुंह में आ जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अजीब सा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंस जाता है। समझ में आया इपिग्लोटिस का क्या काम है? ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं मेरे अंदर जो तीत होते हैं, तीत का क्या काम है। हम फूड पाइप को इरेज करेंगे, क्योंकि फूड नहीं, विंड पाइप को इरेज करके मेरा अभी पढ़ा नहीं रहे है ना, ये आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे। तो अभी हम फूड पाइप पढ़ा रहे हैं, इसलिए फूड के बारे में हम रखते हैं। ठीक है, अब देखिए तीन, उस समय हम पढ़े थे दो प्रकार के होते हैं जो मेरा पूरे लाइफ में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे होते हैं टेम्पोररी और परमानेंट, है ना, जिसे हम दूधिया दांत ही बोलते हैं, जो बचपन में आते हैं ना, और बाद में परमानेंट होते हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो टीथ जो होते हैं मेरा 52 अगर है, इसको डिवाइड करेंगे किसमें, आपको बताया है ना, मेरे पास दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। तो देखिए 16 ऐसे डिवाइड करेंगे, है नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरा टीथ होगा। ठीक है, तो टीथ मेरा कितना है, 16 ऊपर 16 नीचे है। तो हम ऐसे कट करके देखते हैं, तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। ठीक है, तो ऐसे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर आगे का जो दो दांत जो नजर आता है वो इंसीजर कहलाता है, जिसे हम स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं। जब हंसते हैं तो मुझे एक जो है टीथ नजर आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, इंसीजर। कैनिन है ना, कैनिन जो है आपका नुकीले वाले जो दांत होता है वो कैनिन है, उससे हम टीरिंग टीथ बोलते हैं, कोई भी चीज को फाड़ने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है प्रीमोलर, जिसे वन रूट टीथ भी बोलते हैं ना, और लास्ट में होता है मोलर। प्रीमोलर, मोलर में क्या डिफरेंस है, देखिए मोलर के जस्ट पहले, प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, है ना, तो मोलर से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। सिंपल, सबको याद हो जाएगा, आसान है ना। तो टोटल मेरे पास कितना है, 8 8 8 8, जो मुझे कितना भाग में डिवाइड है, 4, है ना। जैसे इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसी के चलते हम लिखते हैं ऐसे 8 है ना, तो 2 1 2 3 और 2 1 2 3, तो आप कैलकुलेट कीजिए, 2 1 2 5 3 8 8 इस साइड, 8 इस साइड, 8 यहाँ, 8 यहाँ, टोटल कितना हो जाएंगे आपको 32। कंप्लीट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम देख रहे हैं फूड यहाँ हम इनटेक करते हैं किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, है ना। सलाइवा मुझे क्या करते हैं, खाना को मेरे पेट में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ उसके बाद में होता है ओसोफेगस, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। ओसोफेगस का कहाँ होता है, तो हम बोल देंगे ओसोफेगस मेरा माउथ से लेकर
और स्टोमक के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। इसका कोई फंक्शन नहीं है, केवल एक है, ये मूवमेंट में काम करता है, मेरा माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ओसोफेगस के बाद में आता है स्टोमक। क्या आता है, स्टोमक। ठीक है, तो अब देखिए स्टोमक में क्या होता है। ये मेरे पास स्टोमक है, कोई भी चीज हम यहाँ से इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ से, तो ये यहाँ आ जाएगा। कोई भी चीज हम इनटेक कर रहे हैं माउथ से, तो ये ओसोफेगस के द्वारा कहाँ आ जाएगा, स्टोमक में आ जाएगा। ठीक है, स्टोमक में आ जाने के बाद में यहाँ याद रहे, यहाँ केवल कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, यहाँ पे केवल किसका डाइजेशन होगा, यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट्स के पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज हम यहाँ से इनटेक कर रहे हैं, तो यहाँ कितना देर खाना का टाइम है रहना, यानी मेरा फूड कितना देर यहाँ रहता है, तो हम बोलेंगे 3 to 4 आवर्स। कितना, 3 to 4 आवर्स। ठीक है, मेरा खाना कहाँ रहता है, स्टमक में रहता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि मेरा पेट में चूहा कूद रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे भूख लगी होती है ना। देखिए रोज मुझे आदत होती है खाना खाने का मॉर्निंग में 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे। लेकिन घर की लेडी जो घर होती है, काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है ना नॉर्मली, या कभी कभी हम लोग खाना लेट से, किसी कारणवश खाना हम लेट से खाते हैं ना, तो ये जो मेरा फूड है, जो भोजन है, जैसे हम इन करते हैं यहाँ, जो रेगुलर हम इन करते हैं, तो रेगुलर हम 8 बजे करते हैं, और रेगुलर जो 8 बजे करते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे एंजाइम जो है रिलीज होता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, HCl और पेप्सिन। कौन सा, HCl और पेप्सिन, ये क्या होते हैं, ये कहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये स्टमक के वाल से, जो एपिथेलियम सेल है, चिप सेल है ना, यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के यहाँ से सेल्स होते हैं, जो जैमोजेटिक सेल होते हैं, चिप सेल होते हैं, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, जो यहाँ से अलग अलग चीज़ को, 2 प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे खाना को पचाता है। अब देखिए जैसे खाना हम रेगुलरली खा रहे हैं, पूरा टाइम पे हम खा रहे हैं, तो यहाँ से खाना यहाँ आएगा, और इसके वाल से क्या होगा, इसके वाल से जो सेल्स है, ये सीक्रेट करेगा कुछ, है कि नहीं है। जब ये सीक्रेट करेगा, यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक, ये दोनों को हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से रिलीज करेगा खाना, ऐसे खाना नहीं, यहाँ से एंजाइम जो रिलीज करेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज यहाँ पे रहेगा, और इसको जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, स्टार्च होंगे, उसका डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जब डाइजेशन होगा, यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे डाइजेशन होगा, तो हम प्रॉपर्ली देखते हैं 3 to 4 आवर्स यहाँ खाना होता है ना, तो हर रोज निकलता है और पचाने का काम करता है। लेकिन अचानक से किसी दिन लेट हो गया, यानी क्या हो गया, लेट हो गया, तो हम खाना तो नहीं खाएं, लेकिन इसको टाइम फिक्स है कि खाना आएगा तो पचाने आ जाएंगे। हर दिन का धीरे धीरे इसका आदत बन गया, और जिस दिन किसी दिन हम खाना नहीं खाए, तो अचानक से आ गया पचाने, इसको पता नहीं किस टाइम में हम नहीं खाए हैं, तो फिर अपने वाल को क्या होता है, ए पेन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे बोलते हैं मेरा पेट दर्द कर रहा है और मुझे भूख लगी है, तो इसको पेट के अपना डाइजेशन करने लगते हैं ना, तो इसमें गैस बनने लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी आदमी को जब वो खाना खा ले, तो बहुत सारे आदमी क्या बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में हम टहलना चाहिए। हम बोलते हैं ये 100% गलत है, खाना खाने के बाद नहीं टहलना चाहिए।
सबसे पहले आप खाना खाते हैं तो आपका खाना यहाँ आता है, यानी आप खाना खाते हैं तो आपका खाना स्टमक का आपकी लेफ्ट साइड है ना, तो यहाँ पे आपका खाना है जस्ट डायफ्राम के नीचे में आपका है स्टमक यहाँ। अगर आप पानी पी के अगर दौड़े होंगे कभी बचपन में तो आवाज़ यहाँ करता है, ना ही कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक मेरा यहाँ है, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए स्टमक मेरा यहाँ है और जब खाना यहाँ इंटेक करता है तो खाना यहाँ आता है। जब खाना हम खाएंगे ना, सबसे पहले लेफ्ट साइड हम रेस्ट लेंगे थोड़ा देर, ठीक है, देन राइट साइड, उसके बाद जहाँ जाना है टहलना जो भी करना हम काम करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से डाइजेशन करना है तो सबसे पहले मेरा डाइजेशन यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, इसके हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रो और पेप्सिन के हेल्प से। ठीक है, तो दो प्रकार से यहाँ फूड का 70% डाइजेशन होता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे देखिए स्टोमक का 10 पार्ट पाइलोरिक होता है, फंडस होता है ना, और ब्री होता है ना। तो देखिए यहाँ जो पार्ट्स होता है, यहाँ वाला जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे गैसियस पार्ट्स होते हैं, यहाँ गैस पाया जाता है। यहाँ इसका मेन पार्ट्स होते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे पूरा खाना आकर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट्स है, यहाँ पे आप खाना जो डाइजेस्ट है या अनडाइजेस्ट है, जैसे प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हो गए हैं ना, जैसे जो प्रोटीन है एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर जाते हैं, है ना, और मेन डाइजेशन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और लिपिड्स का थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, सब कंप्लीटली डाइजेशन लिपिड्स का और प्रोटीन का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी चीज़ हम खाते हैं वहाँ से उसमें ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्प्शन करके लीवर में स्टोर करता है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए खाना जब यहाँ पच जाएगा तो यह मूवमेंट करेगा, है ना, तो ये मूव करेगा। चलिए हम अभी बता रहे हैं, क्या नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा कि स्टोमक का शेप कैसा होता है। देखिए आपको जे सब नहीं नजर आ रहा है ना, ऐसे जे की तरह, तो स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़े कि स्टोमक तक हम पढ़ लिए थे, अब उसके नीचे यहाँ पे इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम कैसा लाइक होता है, सी लाइक स्ट्रक्चर है। किसके तरह, सी लेटर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जो सी शेप है। ठीक है, अब देखिए जो सी शेप मेरा स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, यहाँ पे होता है स्पिंचर ऑफ ओडी। क्या होता है यहाँ, स्पिंचर ऑफ ओडी जो ओपन होता है, और यहाँ पे मेरा क्या होते हैं, ये मेरा पैंक्रियाज। क्या है, पैंक्रियाज। ठीक है, देखिए पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है, सोमेटोस्टैटिन्स निकलते हैं। इसमें 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और पीपी सेल्स। ठीक है, तो पीपी सेल को हम बोलते हैं पैनकेटिक पेप्टाइड्स, जो हमको इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट्स, है ना, जो मेरा किसको पचाता है, फैट्स को डाइजेशन करता है, पचाने का काम करता है। कौन, पीपी, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स।
पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स होता है जिसे हम पीपी बोलते हैं, इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, गामा सेल्स होते हैं। देखिए अल्फा इंसुलिन, बीटा ग्लूकागोन, इस सब, और ये जो होता है गामा, ये सोमैटोस्टेटिन्स होते हैं जो अल्फा सेल और बीटा सेल को बैलेंस रखते हैं। जैसे देखिए किसी के अंदर में अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो क्या होगा, जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा ना तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और जब इंसुलिन बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी फास्टिंग में है तो क्या होगा, उसके अंदर इंसुलिन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आदमी, अगर कोई आदमी ज़्यादा कमज़ोर है, अगर वो ज़्यादा फास्टिंग में होता है तो अचानक से उसका डेथ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा यह है कि अल्फा सेल इंसुलिन, बीटा ग्लूकागोन, थीटा या डेल्टा बोलिए, वो क्या होगा, सोमैटोस्टेटिन्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं, ठीक है। और पीपी सेल्स के बारे में आप जान ही गए, तो यहाँ से रिलीज करते हैं बहुत सारे जो हेल्प करने के लिए, यहाँ से पेप्टाइड अगर रिलीज होंगे तो ये रिलीज होंगे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ रिलीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिलीज होगा तो यहाँ पे फैट का डाइजेशन होगा। अभी आपको बताया है ना कि स्टोमक में कोई फैट की डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होती है। तो यहाँ स्टोमक से सब खाना यहाँ डाइजेस्ट हुआ जब मूवमेंट करेगा, कौन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन को मूवमेंट करेगा, और सब खाना यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत ना की मात्रा में होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिलीज जैसे जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक और मिलेगा, क्या, लीवर से गाल ब्लैडर। लीवर में क्या होता है, बनता है पिगमेंट्स, और गाल ब्लैडर में पिगमेंट्स जमा होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब ये ऐसे होते हैं मेरे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐड से बना देते हैं, ऐड से पिगमेंट्स होते हैं ना, एक लोग यहाँ होते हैं, दूसरा लोग यहाँ होता है ना। लेफ्ट पैनक्रियाटिक और राइट पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं, तो एक यहाँ से और यहाँ से दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया, और यहाँ से ऐसे 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 आते हैं और यहाँ मिल जाते हैं, और यहाँ से दोनों जगह से रिलीज होते हैं।